नमस्कार। आइए आज हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो सबसे पहला टॉपिक या बात बनती है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। ये प्रश्न बहुत अधिक मूलभूत है और अधिकतर एग्जाम्स में आपको ये इससे संबंधित कुछ प्रश्न जरूर आते हैं, जिसके अंतर्गत इस कॉन्सेप्ट को या अवधारणा को पूछा जाता है, आपसे जाना जाता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, इसके विषय में जानकारी मांगी जाती है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्जाम के लिए, यूपीपीएससी एग्जाम के लिए, यूके पीएससी एग्जाम के लिए, आपका सच एज आपका यूजीसी नेट एंड आपका जेआरएफ एग्जाम के लिए जो एनटीए समय करा रही है। तो एनटीए नेट एंड जेआरएफ एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर जीआईसी मेंस के लिए। तो आइए हम देखते हैं कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम पहली बात करते हैं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ठीक है, इसे हम लोग माइक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं। और हर चाहे आपका साइंस हो चाहे अदर सोशल साइंस सब्जेक्ट हो, सभी का एक कोई ना कोई माइक्रो लेवल का स्टडी का स्तर होता है। तो उसी के अंतर्गत जो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र है, इसके अंतर्गत माइक्रो लेवल पे जो हम लोग स्टडी करते हैं तो एक कंज्यूमर की बात करते हैं। वहीं अगर प्रोडक्शन में हम बात करते हैं तो एक प्रोड्यूसर की बात करते हैं, एक फर्म की बात करते हैं। तो वहां पर हम लोग माइक्रो लेवल पे स्टडी करने लगते हैं। तो इस प्रकार जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है यानी जिसे हम लोग सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं, अर्थशास्त्र की एक शाखा है जो अध्ययन करता है किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत अवयव। परिवार एक माइक्रो यूनिट है, फर्म एक माइक्रो यूनिट है। विशिष्ट रूप से उन बाजारों से सीमित संसाधनों के आवंटन का निर्णय करते हैं जहां पर वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदी तथा बेची जाती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि माइक्रो लेवल जो होता है वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत परिवार, फर्म या उन विशिष्ट बाजारों से है जहां पर सीमित संसाधनों के आवंटन का निर्णय किया जाता है। तो माइक्रो लेवल जो हमारे पास यहां पर है वो परिवार, कंज्यूमर या फर्म है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का ये परीक्षण करता है कि निर्णय एवं व्यवहार किस प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति एवं मांगों को प्रभावित करते हैं, जो मूल्यों का निर्धारण करती है और किस प्रकार इसके बदले में मूल्य वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति एवं मांगों का निर्धारण करती है। इसी के साथ ही आमतौर पर आपूर्ति जिसे हम लोग सप्लाई कहते हैं और मांग का सिद्धांत ये मानता है कि बाजार पूर्ण रूप से प्रतिस्पर्धात्मक होते हैं यानी फुल कॉम्पिटिटिवनेस होते हैं। तो इस प्रकार माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत एक जो आपका यूनिट होता है, एक छोटा बाजार होता है जहां पर डिमांड एंड सप्लाई वर्क करते हैं। नाउ तो इसका मतलब यह हो जाता है कि बाजार में कई क्रेता और विक्रेता हैं और किसी में भी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने की क्षमता नहीं होती है। अगर ये सिचुएशन आपकी मिले कि जो मार्केट जो ऑपरेट हो रहा है, जो आपका मार्केट ऑपरेट हो रहा है, ये फ्रीली ऑपरेट हो रहा है और इसको फुली कंपटीशन है, आपका परफेक्ट कंपटीशन है। और जब परफेक्ट कंपटीशन है इसलिए इसमें अदर फोर्स वर्क नहीं कर रही हैं और जिससे क्या होता है कि आपका बाजार पूरी रूप से पूर्ण प्रक्रिया के साथ काम कर रहा है। कई वास्तविक जीवन के लेन देन में यह पूर्ण अवधारणा में विफल हो जाती है क्योंकि कुछ व्यक्तिगत क्रेताओं या विक्रेताओं में कीमतों को प्रभावित करने की क्षमता होती है। इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन के बाद आया एक कॉन्सेप्ट आया इम्परफेक्ट कंपटीशन का आया। और इम्परफेक्ट कंपटीशन में जब मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई की जो क्रिया है, डिमांड एंड सप्लाई की क्रिया ये स्वच्छंद रूप से जब वर्क नहीं कर पाती तो हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड
इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो ये भी आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। जब बाजार को कोई प्रभावित नहीं कर पाता तो परफेक्ट कंपटीशन होता है, लेकिन जब बाजार को कोई चर प्रभावित करने लगता है तो उस स्थिति को हम लोग इम्परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। यानी अब बाजार स्वच्छंद रूप से विचरण नहीं कर रहा है तो वहां पर हम लोग टैग लगा देते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। और यहां तक कि कहा गया कि आपका चैपमैन ने कहा कि जो परफेक्ट कंपटीशन है ये स्वर्गिक दशा है। स्वर्गिक दशा का मतलब होता है ये स्वर्ग में ही ऐसा पाया जा सकता, रियल लाइफ में कभी भी परफेक्ट कंपटीशन नहीं पाया जाता। केवल इम्परफेक्ट कंपटीशन सच एज मोनोपोली के रूप में, सच एज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के रूप में, सच एज डियोपोली के रूप में, सच एज ओलिगोपोली के रूप में, यानी किसी न किसी रूप में आपको इम्परफेक्ट कंपटीशन ही मिलेगा। आपको परफेक्ट कंपटीशन की कल्पना करना वास्तव में बेवकूफी होती है। तो इस प्रकार हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत दोनों कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन एंड व्हाट इज इम्परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन रियल लाइफ में इम्परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है। परफेक्ट कंपटीशन का बाजार आप समझ लीजिए जैसे चीनी है, चीनी का बाजार हम कह सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन है। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं वैरायटी अब आने लगी है। ठीक है, आपका नमक का मार्केट पहले परफेक्ट कंपटीशन का एक बेस्ट एग्जांपल रहता था जो वर्तमान में चेंज है। समष्टि अर्थशास्त्र की हम बात करते हैं। समष्टि का अर्थ होता संपूर्णता को लेकर के, विभिन्न आयामों को लेकर के जब बात की जाती है तो किसी अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक परिवर्तनों पर विचार किया जाता है, समस्त आर्थिक चरों पर विचार किया जाता है और उसके आधार पर जब हम सामान्य संतुलन की बात करते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर आप जब अर्थव्यवस्था में समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो यहां पर जब आप बात करेंगे तो सामान्य संतुलन की बात करेंगे। वहीं आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में आंशिक संतुलन की हम लोग बात करते हैं और इसमें हम समस्त आर्थिक चरों में जो परिवर्तन होता है उस पर विचार किया जाता है। उनमें विविध अंतर संलग्नताओं की भी चर्चा की जाती, क्या इंटर रिलेशनशिप है इन पर बात की जाती है जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान होती है। इन्हीं कारण से यह व्यष्टि अर्थशास्त्र से भिन्न होता है जिसमें किसी अर्थव्यवस्था के खास क्षेत्र में कार्यप्रणाली का परीक्षण किया जाता है और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रकों को एक समान मान लिया जाता है। वास्तव में जो अगर हम बात करते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र का कॉन्सेप्ट कब से स्टार्ट हुआ तो वास्तव में समष्टि अर्थशास्त्र का जो कॉन्सेप्ट था वो कीन्सियन एज के बाद ही प्रॉपर रूप से डेवलप हुआ। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वास्तव में जो समष्टि अर्थशास्त्र है, वास्तव में समष्टि अर्थशास्त्र कीन्सियन एज का जो आपका ग्रेट डिप्रेशन हुआ, महान मंदी पड़ी, उस महान मंदी के बाद आपका समष्टि अर्थशास्त्र के जन्म हुआ था। तो यानी महान मंदी से विकसित देशों को गहरा धक्का लगा और कीन्स को अपनी पुस्तक लिखने के लिए प्रेरणा मिली और कीन्स की जो पुस्तक आई 1936 में, द थियरी ऑफ जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी आई और इस बुक ने माइक्रो इकोनॉमिक्स को वास्तव में एक नया आधार प्रदान किया और माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉपर रूप से हमारे सामने आई। तो इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के सभी चरों को जब हम एक साथ कंबाइंड करते हैं, एक साथ जोड़ते हैं, एक साथ बात करते हैं, सच एज आपका एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, सच एज आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम, सच एज आपका होल कंजप्शन पैटर्न, सच एज आपका ट्रेड साइकिल, तो हम कहेंगे कि इन विभिन्न पहलुओं को जब हम बात करते हैं तो ये समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट बन जाता है। नाउ तो व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट फर्में, विशिष्ट परिवार, व्यक्तिगत कीमतें, मजदूरियां, आय, विशिष्ट उद्योग और विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण रूप से व्यक्तिगत, ठीक है, इंडिविजुअल व्याख्या पर आधारित है। जब हम किसी व्यक्ति विशेष का अध्ययन करते हैं, ठीक है, व्यक्ति विशेष का अध्ययन करते हैं तो वो आपका पार्ट हो जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। लेकिन जब हम संपूर्ण व्यक्तियों की बात को स्टडी करते हैं, संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण होल, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम संपूर्ण व्यक्तियों के साथ जुड़ी हुई प्रॉब्लम है तो इसको हम लोग समष्टि के अंतर्गत काउंट करते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति की भूख के विषय में बात करते हैं, ठीक, उसके कंजप्शन नेचर को, उसके क्या कहते हैं मार्केट बिहेविंग पैटर्न को अध्ययन करते हैं एक व्यक्ति के विषय में, तो वो आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट बन जाता है। लेकिन जब संपूर्ण समूह या समाज के व्यक्तियों का एक साथ स्टडी की जाती है तो वो जो आपकी स्टडी होती है वो वास्तव
में समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत काउंट की जाती है। तो इस प्रकार ये बेसिक अंतर जानना बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ व्यष्टि भाव आर्थिक विश्लेषण का संबंध व्यक्तिगत निर्णयन इकाइयों से है। ठीक है, एक इंडिविजुअल व्यक्ति कैसे सोचता है, कैसे बात करता है, कैसे वो उपभोग व्यवहार है, कैसे उसका बाजार व्यवहार है, इन सब का अध्ययन हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। व्यष्टि भाव अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों जैसे उपभोक्ता, जैसे फर्म, साधन स्वामियों के आर्थिक क्रियाओं में संबंध को स्थापित करता है, तो इसलिए हम लोग इसे माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट मानते हैं। वहीं व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तियों और व्यक्तियों के ठीक से परिभाषित समूह को आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। नाउ व्यष्टि अर्थशास्त्र में 3 प्रकार का होता है। व्यष्टि स्थैतिकी अर्थशास्त्र, तुलनात्मक तथा सूक्ष्म स्थैतिकी और सूक्ष्म प्रौद्योगिकी। तो इस प्रकार 3 प्रकार का जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, और तीनों विषय के विषय में अगर हम जानते हैं तो व्यष्टि स्थैतिकी विश्लेषण में किसी दी हुई समय अवधि में संतुलन की विभिन्न सूक्ष्म मात्राओं के पारस्परिक संबंध की व्याख्या की जाती है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि दी हुई समय अवधि में संतुलन की सूक्ष्म मात्राओं का पारस्परिक संबंध इसके अंतर्गत कैलकुलेट किया जाता। वहीं तुलनात्मक सूक्ष्म स्थैतिकी के अंतर्गत हम लोग कंपेयर करते हैं पुराने स्टेज को नए स्टेज से, यानी समय बिंदुओं के साथ जो हमारा संतुलन का स्तर बदलता रहता उसको हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। और कीन्स तुलनात्मक स्थैतिक संतुलन की बात करते हैं। तो जब हम पुराने संतुलन का नए संतुलन के साथ कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग तुलनात्मक सूक्ष्म स्थैतिकी, जैसे मान लीजिए कि हम एक रोटी का कंजप्शन करते हैं और दूसरा निवाले कंजप्शन करते हैं, तो पूर्व की अपेक्षा दूसरे निवाले में हमको कितना यूटिलिटी मिला है, इसको हम लोग तुलना करते हैं। तो ये आपका तुलनात्मक सूक्ष्म स्थैतिकी का पार्ट माना जाएगा। नाउ द नेक्स्ट है आपका सूक्ष्म प्रौद्योगिकी। ये विश्लेषण पुराने एवं नए संतुलन को बताती है। तो इसके अंतर्गत पुराने संतुलन को स्टडी किया जाता है और साथ ही साथ नए स्टडी को संतुलन को अध्ययन किया जाता और उन पर क्या चेंजेस आए इसका बिहेवियर पैटर्न हम लोग स्टडी करते हैं। नाउ द नेक्स्ट आपका है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या बेसिक अंतर है, तो इसको अब आप जान लीजिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत के लिए जिसे बचत लाभकारी है, जबकि विपरीत है। ठीक है, एक विशेष व्यक्ति के लिए बचत बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो आपका है बचत वो अलाभकारी माना जाता है। ठीक है, तो सेविंग का कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल माइक्रो इकोनॉमिक्स कहती है सेविंग इज द गुड फॉर अ पर्सन, बट अगर समष्टि अर्थशास्त्र को लेकर के मैं बात करता हूं तो सेविंग इज द नॉट गुड एजेंट फॉर इकोनॉमी, क्योंकि अगर लोग सेविंग ज्यादा करेंगे तो इससे ओवरऑल डिमांड, एग्रीगेट डिमांड डिक्लाइन करेगी और इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई पड़ेगा और नेशनल इनकम डिक्लाइन कर जाएगा। लेकिन एक पर्सनल व्यक्ति के लिए सेविंग बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है कि आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अगर मैं सेविंग को देखता हूं तो अच्छा बोलूंगा, और समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अगर इसको मैं देखूंगा तो बुरा बोलता हूं। तो ये बेसिक अंतर होता है। दूसरा, व्यष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण प्रतियोगिता, रोजगार, सरकार का दखल नहीं और स्वतंत्र कीमत तंत्र इत्यादि मान्यताओं पर आधारित है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र उत्पादन के साधनों का वर्तमान वितरण से पहले ही निर्धारण है, ऐसी मान्यता रखता है। नाउ द नेक्स्ट, व्यष्टि अर्थशास्त्र में आंशिक संतुलन पर ध्यान दिया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य संतुलन यानी अर्थव्यवस्था के सभी संतुलन को एक साथ इसके अंतर्गत कंबाइंड किया जाता है। ये नोटेबल पॉइंट है। पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब एक ही अर्थ बाजार में संतुलन हो, अन्य बाजार में संतुलन ना हो, तो इस प्रकार का संतुलन आपका आंशिक संतुलन कहलाएगा। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो सामान्य संतुलन होता है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के सभी चरों में संतुलन स्थापित करने की बात करता है। नाउ द नेक्स्ट है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में उद्देश्य की विभिन्नता पाई जाती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है संसाधनों के अधिकतम वितरण से संबंधित सिद्धांत के लिए अध्ययन करता है। ठीक है, अधिकतम वितरण हो जाए, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र उत्पादकता का विस्तार एवं पूर्ण रोजगार की प्राप्ति से संबंधित सिद्धांत का अध्ययन करता है।
व्यय अर्थात विश्लेषण के लिए उपकरण के रूप में कीमत का उपयोग किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय का स्तर विश्लेषण के लिए उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के परिवर्तन समष्टि की स्थिरता में भी हो सकता है, जबकि समष्टि की स्थिरता व्यष्टि की बनावट में परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता है। व्यष्टि अर्थात व्यक्तिगत इकाइयों का और उनके संतुलन की स्थिति का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था और असंतुलन की स्थिति में हो तब का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार हमने आज देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या बेसिक डिफरेंस है तथा ये अर्थव्यवस्था में कैसे काम करता है। तो इससे कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं। सपोज दैट सबसे ज्यादा पूछा जाता कि आंशिक संतुलन कहां का व्यवहार है, तो आंशिक संतुलन व्यष्टि अर्थशास्त्र का व्यवहार है। दूसरा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता कीमत निर्धारण किस अर्थशास्त्र का पार्ट है, तो आपको बोलना पड़ेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ना कि मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट है। थर्ड आपका बात आती है कि जो आपका तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण है उसको किसने दिया, तो तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण प्रोफेसर कीन्स ने दिया। चौथा प्रश्न अधिकतर पूछा जाता कि समष्टि अर्थशास्त्र कहां से प्रारंभ हुई थी, सिस्टमेटिक 1930 की महान मंदी के बाद प्रारंभ की गई। और आपका क्या होता है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो अधिकतर क्या करता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र वो ऑप्टिमम स्टेज को लेकर बात करता है, जिसे परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में काम करता है। वहीं जो आपका समष्टि अर्थशास्त्र है वो इन परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत काम करता। तो इस प्रकार कई बेसिक प्रश्न इससे पूछे जाते हैं जो एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल होते हैं, इन पर आपको ध्यान देना होगा। सो मच, थैंक यू।